Hello dear students and welcome to our YouTube channel Fellow Aspirant by Education Academy। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, आज हम पढ़ेंगे आपके इग्नू मैथमेटिक्स सिलेबस के डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी BMTC 132 कोर्स को। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर इग्नू मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और हम आने वाले टाइम में और भी मैथ सब्जेक्ट्स की कंप्लीट सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इग्नू से मैथमेटिक्स में BA या BSc कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। मैं आपके साथ अपने ग्रेजुएशन के टाइम के नोट्स शेयर करूंगा कि हमें हर चैप्टर को कितना कितना पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में इग्नू का सिलेबस बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में लगभग केवल 70% ही होता है। तो हम अननेसेसरी सिलेबस को ना पढ़ें, हम जो क्वेश्चंस का लेवल ना है उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूंगा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर किसी भी सब्जेक्ट को हम विदाउट PYQs अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ऐसे में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये हम PYQs से देखते हैं। तो यहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड एट लास्ट, अगर आप किसी और ओपन या रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए एक बार आपका सिलेबस देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये एडमिशन प्रोस्पेक्टस से लिया गया है। अगर आप कोई गाइड लेते हैं उसमें भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस देखिए मोटा मोटा 3 ब्लॉक्स में आता है, जिसमें ब्लॉक 1 होगा फंक्शंस ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल्स का, ब्लॉक 2 आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और लास्ट एंड थर्ड ब्लॉक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो अभी स्टूडेंट्स हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE से स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि इसके चैप्टर्स आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर्स को पढ़ा होगा। तो इसके चैप्टर्स उनसे काफ़ी रिलेट करते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, कन्फ्यूजन कम होगा, और साथ साथ में हम ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। वहीं अगर हम सीधा फंक्शंस ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको चैप्टर्स कन्फ्यूजिंग और बोरिंग लगेंगे। तो इसको हम स्टूडेंट्स सिलेबस के बीच में कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पूरे सिलेबस की सीरीज बनाएंगे। एंड देखिए आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम किस तरह का होता है, जिसे आप टर्म एंड एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसमें आप पहले असाइनमेंट्स को जमा करते हैं लास्ट के टाइम। तो 3 आवर्स का आपका एक एग्ज़ाम होगा हर सब्जेक्ट का, ख़ास तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा पेन एंड पेपर मोड, यानी आप पेन से आंसर शीट पर आंसर्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये हम चैप्टर्स और टॉपिक्स के साथ देखेंगे। तो ये था आपके एक सिलेबस का ओवरव्यू। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं, हम किस तरह से चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस की आखिरकार डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम बेसिक पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे और ये वीडियो होगा पार्ट 1। और इन पार्ट्स में हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को और जो डेरिवेशन भी है कुछ इस चैप्टर में एंड क्वेश्चंस एंड PYQs को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इस चैप्टर को आपके एग्ज़ाम के लिए
परफेक्ट प्रिपेयर कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन इन नोट्स से बाहर से नहीं आएगा। एंड देखिए अभी जैसा हमने डिस्कस किया, आपको आपके क्लास 12th के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 3 चैप्टर है इनके बेसिक्स आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप भूल चुके हैं तो अभी भी आप टाइम रहते इजीली कुछ ही दिनों में इनको रिवाइज कर सकते हैं। आपको पेज टू पेज इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, आपको केवल बेसिक फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि वो आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे काफ़ी। एंड हालांकि हम स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स में क्लास 12th के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, साथ में ग्रेजुएशन के भी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए आप अभी टाइम रहते साथ में इन चैप्टर्स को हल्का सा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए हमें एक अंदाज़ा है, क्लास 12th से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा है वहाँ, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका डेरिवेटिव होगा। हम यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा ऑर्डर का भी ले सकते हैं, और साथ में आपके पास टर्म्स होंगी कुछ एक्स एंड वाई वेरिएबल की, कांस्टेंट होगा, तो इक्वल का साइन होगा। तो ऐसे दिखने वाली इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, एंड थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डेरिवेटिव होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन देख के स्टूडेंट्स आपको काफ़ी भारी भरकम लग रही होगी, लेकिन चलिए इसे एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स को। तो देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं dy बाई डी एक्स, तो जो वेरिएबल ऊपर होता है हम अभी तक यही मानते आ रहे हैं। जैसे यहाँ y वेरिएबल ऊपर है तो ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं इसे d भी लिख देता हूँ। और जो वेरिएबल नीचे होगा यहाँ x है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हमें ये एक जनरल अजम्पशन होता है। वहीं अगर मैं इसको इन्वर्स करके लिख दूँ यानी dx बाई dy, अब वेरिएबल x ऊपर है तो ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक हम स्टूडेंट्स ऐसे समझते आए हैं दोनों वेरिएबल्स को, क्योंकि हमें अभी इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए लेकिन ये जो तरीका होता है ये गलत होता है डेरिवेटिव से देखने का। तो सही तरीका क्या होता है? तो देखिए अगले पॉइंट पर स्टार बना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप आने वाले नोट्स में भी जिन जिन पॉइंट्स पर स्टार बना होगा वो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। आप हर चैप्टर के नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में खुद से ज़रूर बनाइएगा, चाहे आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, लेकिन खुद से ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। आप यकीन मानिएगा स्टूडेंट्स, आपकी अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं लास्ट मोमेंट में, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 1 या 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर देंगे अगर आपने अपनी मेहनत से नोट्स बनाए हों। तो यहाँ भी आप ज़रूर अपने नोट्स बनाइएगा चैप्टर वाइज। तो देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं, यानी जिसको वैल्यू हम देते हैं, ऐसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। नाम में ही है इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आती है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। तो अब आप कुछ समझे होंगे स्टूडेंट्स कि पहली वैल्यू जो जाएगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जाएगी जिसे हम असाइन करेंगे, हम पुट करेंगे, और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वैल्यू लेगा और अपनी वैल्यू देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आपने अपनी क्लास 11th-12th में फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, हम डोमेन से इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं जो कि रेंज को बिलोंग करती है। तो यहाँ फंक्शन जो x का है यानी वेरिएबल x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है,
और वेरिएबल y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पर डिपेंड करता है। देखिए कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसी का ले लेते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x का x स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम x की अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे तो y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू -4 डालेंगे तो y की वैल्यू इसका स्क्वायर 16 होगी, सो ऑन। तो देखिए इस तरह से y की वैल्यूज़ x पर डिपेंड करती है और x की वैल्यूज़ को हम असाइन कर रहे हैं। तो x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। आपको मालूम होगा कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, हम 2 पाई r लिखते हैं। तो 2n पाई तो आपके कांस्टेंट्स हुए, r की हम अलग अलग वैल्यूज़ को डालते हैं तो हमें अलग अलग सर्कल के सरकमफेरेंस मिलते हैं। तो r इस केस में हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका जो p है ये हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका r पे डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं p अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू r, और अब हम p की वैल्यूज़ को पहले डालें तो हमें r की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब r हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ बाद में आ रही हैं और p की हम पहले डाल रहे हैं, तो ये है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो तरीका है स्टूडेंट्स, ये सही तरीका है किस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है या आप आगे चल के चैप्टर्स में क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखा रहता है कि y(x) किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप समझ जाएंगे अगर y(x) सॉल्यूशन है यानी हम x वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डालेंगे, x की वैल्यूज़ को डालेंगे और हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, यानी x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए केवल वेरिएबल ही तो है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, अब ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम t की वैल्यूज़ को डालेंगे और हमें y की वैल्यूज़ अब मिल जाएंगी। तो यहाँ t हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, इन दोनों में अंतर। और अब थर्ड पॉइंट देखिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। ये एक आपकी बेसिक सी आपको समझ होनी चाहिए कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या मैं इससे कुछ ऐसा कहूँ कि हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मान लीजिए आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है m और डिपेंडेंट वेरिएबल है n। तो हमने अभी कहा कि हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो मैं आपका dn बाय dm कर सकता हूँ, यानी हम n को m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन कुछ क्वांटिटी हमारे पास आएगी। अब हाँ, हम इसे इन्वर्स करके जरूर लिख सकते हैं, जैसे dm बाय dn। तो इक्वल के जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी होगी इसका भी इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले ही m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n और m आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और n डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम चाहे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें, यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करें, लेकिन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल y को ही बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और वेरिएबल x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, जब तक हमें मेंशन करके ना दिया हो कि कोई इसमें चेंज है। मान लीजिए जैसे मैंने y कहा था तो वहाँ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया था, y डिपेंडेंट नहीं। तो हम जनरली अपनी ही आसानी के लिए और सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम y को डिपेंडेंट मानते हैं और x को इंडिपेंडेंट, यानी dy बाय dx हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा डायरेक्टली dy बाय dx कैसे कर देते हैं, क्योंकि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो ये थी इनकी पीछे की स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, जो रियल मीनिंग है। तो देखिए दोबारा डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे
डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और तीसरा पॉइंट डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन। डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली उनके डेरिवेटिव्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन। तो एक ऐसी दिखने वाली इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी जो रूट डेफिनेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इन 3 पॉइंट्स में बताएंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती क्या है, इसके बाहर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो देखिए अब ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये तो एक आसान सी बात है। अगर हम केवल फॉर एग्जांपल d बाई डी एम लिख दें, नीचे तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, लेकिन ऊपर हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो ये केवल ये जो टर्म है ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसी तरह से यहाँ d बाई डी एक्स है, ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और आप किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई और डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर अगला पॉइंट। तो सम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब जनरली कितने तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है देखिए इस पर भी स्टार बना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लेकिन देखिए इसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे, पर्टिकुलर केस होंगे, तो जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी पूरी डेफिनेशन का। पिछली डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन IV केवल आपका एक ही होगा। और फिर नेक्स्ट लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसी दिख सकती है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी आने वाले चैप्टर्स में तो हम इसी को पढ़ेंगे, यानी इसी के एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे क्वेश्चंस। मान लीजिए एक y1 है, ये फंक्शन है t का, तो यहाँ पे t हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y1 उसका फंक्शन है, इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल समझ लीजिए। इसी तरह से y2 दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी है फंक्शन t का, तो t यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपके पास दो हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। अब मैं इनसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बना दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy1 बाई डी टी। देखिए हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर मान लीजिए y2 का मैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बना देता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई टू अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर साथ में कुछ टर्म्स होंगी, इक्वल का साइन होगा, इधर चाहे ज़ीरो हो या कोई और टर्म्स हो। तो ऐसी ये जो दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो लिए हैं, आप तीन लीजिए, इससे ज़्यादा लीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अपने सिलेबस पर ध्यान दिया होगा तो चैप्टर्स में एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर है आपके पास पूरा आगे चलकर, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके तो आपके पास 3 से 4 चैप्टर्स होंगे। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, इनका काम ही तब आता है, यूज़ ही तब है जब हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ते हैं। अभी तक हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से डील करते आए हैं, लेकिन जब फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल होगा यानी 2, 3, जिसको हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, तब हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ही हायर मैथमेटिक्स के हैं। तो देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होते हैं जब, यानी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा हम कह सकते हैं, एक ही बात है।
तो हम एक साथ सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंशिएट कर देते हैं। अभी तक हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हम dy बाई डी एक्स ले रहे थे, उसके हायर ऑर्डर्स निकाल ले रहे थे। लेकिन अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब हमारे पास दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो? तो देखिए कि इसका बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सबसे बेसिक, मान लीजिए z है आपके पास, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है x एंड y। अब आप समझ जाएंगे, हम यहाँ पे x की भी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे और y की वैल्यूज़ को भी असाइन करेंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और फिर z की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल सा एग्जांपल। तो देखिए अब हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करें एक साथ, मतलब सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट करना है हमें, केवल एक ही के साथ नहीं, एक्स के साथ नहीं, वाई के साथ भी। तो देखिए इसे लिखने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं डी जेड इज इक्वल टू जेड एक्स। ये जो जेड एक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स सबस्क्रिप्ट में है, यानी नीचे छोटा सा लिखा है। ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इसे आगे इस पे बात करेंगे। फिर zy, यहाँ पे y सबस्क्रिप्ट में है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव है z का विद रिस्पेक्ट टू y। और dy। इस तरह से हम एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके मान लीजिए ये z, मान लीजिए एक और किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता, मान लीजिए a होता, तो हम जेड ए डी ए लिखते। इसी तरह से हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो का ही देख लीजिए। अब देखिए हम पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मैंने जेड एक्स और जेड वाई लिखा, तो आपको क्लास 11 से ही ध्यान होगा, खास तौर पे फिजिक्स में हम आपके डेरिवेशंस को निकालते हैं, तो हम वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। ये काफ़ी आसान होता है समझने में। अगर मैं मान लीजिए z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी हम इसे ऐसे भी लिखते हैं डेल z बाय डेल x। यही आपका ऐसे मैंने zx लिख दिया था। तो हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट करेंगे और y को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी जितने बाकी वेरिएबल्स होंगे, यहाँ तो दो ही हैं x एंड y, लेकिन अगर 3 या 4 होते तो हम x के अलावा बाकी सभी को कांस्टेंट्स मान लेते और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। तो यहाँ पे बचता केवल ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि y कांस्टेंट हो गया, y 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये z एक्स वाई होता मल्टीप्लाई में, अब अगर मैं जेड एक्स करूँ तो कैसा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ मैं, तो y कांस्टेंट हुआ, यानी केवल y बच जाएगा। अब अगर मैंने जेड वाई किया होता यहाँ, तो हम x को कांस्टेंट मान लेते, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते, तो x बच जाता। तो ये तो एक मल्टीप्लिकेशन का केस हुआ स्टूडेंट्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को कांस्टेंट्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम जब टोटल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ एक साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ एक्स हुआ। इसी तरह से अगर मैं डेल जेड बाई डेल वाई करूँ, क्योंकि मुझे जेड वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ वाई, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, मैं इस डी जेड को क्या लिख सकता हूँ, यानी ये टोटल डेरिवेटिव है z का विद रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर x एंड y। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ y डी वाई। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जहाँ पे z आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स था x एंड y, हमने उसका टोटल डेरिवेटिव किया। इसी तरह से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम उनका भी आगे इसमें कंटिन्यू कर देते हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना तो काफ़ी आसान है। आपको वहाँ पे ये इक्वेशन इसी तरह से दिखेगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई गिवन इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको वो इस तरह से दिखती है, तो आप देख के ही समझ जाएंगे ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस इसी तरह से दिख रहे होंगे। मान लीजिए डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पे कोई क्वांटिटी होगी डी वाई,
फिर यहाँ पे कोई क्वांटिटी होगी dz, तो आप देख के समझ जाएंगे ये एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन थी उन दोनों से काफ़ी अलग दिखते हैं। तो देखिए ये थी आपकी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई। अभी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग रेस्ट एज कांस्टेंट। तो अभी हमने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, फिर हम बाकियों को कांस्टेंट मान रहे थे। जैसे यहाँ पे हमने अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट हुआ, वो 0 हो गया क्योंकि यहाँ प्लस में है। जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट हुआ, वो 0 हुआ, तो ट्वाइस ऑफ y बचा। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं चाहूँ इसी एग्जांपल को ले लूँ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मुझे इससे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो ये भी एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? उसमें आपका स्टूडेंट्स ऐसा होगा डेल z बाय डेल एक्स प्लस डेल z बाय डेल वाई, और मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। ये हमने यहाँ से लिया है, डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x थी, और ये जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे पार्शियली डिफरेंशिएट तो ट्वाइस ऑफ y थी। तो मान लीजिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन्हें पहचानना आसान है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है, उसमें आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की दिखती है, आप समझ सकते हैं। केवल ऊपर ही आपको अगर मैं एक में नॉर्मल वे में कहूँ तो आप dx dy dz ऐसे आप वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स देख सकते हैं। इसमें नीचे हम जैसे dy बाई dx लिख रहे थे ऐसे नहीं लिखते। तो ये ऐसी दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। हाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है वो तो प्रॉपर इस तरह की दिखती है, उसमें आपके सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स कितने तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हुई। अब देखिए अगला पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये वाला स्लाइड इस चैप्टर की वीडियो का लास्ट हिस्सा होगा, इस पार्ट का लास्ट हिस्सा होगा। इसके बाद वाले पार्ट में हम थोड़ा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम एग्जांपल्स को देखेंगे और डेरिवेशंस को देखेंगे। फिर वो वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा और थर्ड पार्ट में हम प्योरली आपके क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करके चैप्टर को 100% फिनिश कर देंगे। जैसा मैंने कहा इसके बाद नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो देखिए देखिए हर चैप्टर में इतना थ्योरेटिकल पार्ट या जैसे अभी इसमें डेरिवेशन है ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स में आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वरना जिन चैप्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है वहाँ हम प्योरली क्वेश्चंस को करेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो देखिए अब हमें सिलेबस तो फिनिश करना ही है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। खैर देखिए इस थर्ड पॉइंट को, फैमिली ऑफ कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए ये भी एक आपकी कॉन्सेप्ट, आपके जिसे हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि फैमिली ऑफ कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस इसका क्या मतलब है। देखिए कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स होती है, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, हाइपरबोला, पैराबोला हो, आपको पता होगा हम क्लास 11th में पढ़ते हैं इनके बारे में अच्छे से। उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन बनता है उससे भी हम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से या हम किसी फैमिली ऑफ कर्व्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दोनों से हम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको अच्छे से समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि ये एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन में है यानी 0,0 पे,
और इसका रेडियस r है, क्योंकि हम रेडियस का r स्क्वायर करके लिखते हैं। ये एक लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल को लिखने का। वहीं इसको हम ढंग से इस तरह से लिखते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे जो a और b है, ये हो गया आपका सेंटर का x कोऑर्डिनेट और b हो गया सेंटर का y कोऑर्डिनेट, यानी a कॉमा b आपके सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हुए। और r स्क्वायर में जो r है वो आपका रेडियस है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए a और b 0 है, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन में है और रेडियस आपका r है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इसमें देखिए जो r स्क्वायर है या r जो रेडियस है, ये आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देखिए अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमें आसानी से पता है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट्स हुए। लेकिन ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या हुए? तो देखिए कांस्टेंट्स की वैल्यू तो स्टूडेंट्स फिक्स्ड होती है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यूज़ हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई सारी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये r है, ये आपको रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। यहाँ पे जो r है ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, यानी इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो कैसे? हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो ये टर्म है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। हम देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मदद से ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी है ना, सेंटर्ड एट ओरिजिन, इसके अलग अलग मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए सर्कल का सेंटर तो हमेशा ओरिजिन में होगा, ये बात चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं r की वैल्यू 1 रख दूं तो एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 1 यूनिट्स है, लेकिन अगेन सेंटर है 0,0 पे। वहीं अगर r की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो वही सर्कल होगा सेंटर्ड एट ओरिजिन, लेकिन r की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट्स। इसी तरह क्या मैं r की वैल्यू 1 से कम नहीं कर सकता या 2 से बढ़ा नहीं सकता? तो ये कितनी वैल्यूज़ में रख सकता हूँ? तो r आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और रियल नंबर्स आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं। मैं कुछ भी छोटी से छोटी वैल्यू रख सकता हूँ, पॉइंट में रख सकता हूँ, बड़ी से बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ, तो मिलेंगे मुझे सर्कल्स ही। और वो सभी सर्कल्स सेंटर्ड होंगे ओरिजिन में, यानी इसी तरह से घूमते चले जाएंगे, या हम इन्हें कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है, यानी एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस ले सकते हैं। तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ r की अलग अलग वैल्यूज़ डाली तो अलग अलग हमें फैमिली का मेंबर मिलता चला गया, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब ही होता है मनमाना, जो हम अपनी मर्जी से रख दें। तो देखिए काम ये कांस्टेंट का ही करता है स्टूडेंट्स। तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हुई। अभी हमने कहा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन से और जो एक इक्वेशन हुई, दोनों से हम सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर सर्कल की इक्वेशन से तो हमें समझ में आ गया कि हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स को बनाया। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको क्लास 12 से ध्यान होगा कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ता है। देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट में से और अच्छे से समझेंगे कि कैसे रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ समझ लीजिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें इसे रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव होगा? तो अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, हमें एक डेरिवेटिव तो चाहिए ही होगा, तो ये डिफरेंशिएट करने पे ज़ीरो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ये तो मैंने बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ, आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होता है। तो चलिए देखिए, टॉइस ऑफ एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपसे कहा था हम एक्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और वाई को डिपेंडेंट। तो देखिए टॉइस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया, आर हो गया ज़ीरो। हम टू को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर कह दूं और इक्वेशन नंबर 2 में कह दूं, ये दोनों एक ही फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिक हैं।
या एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी स्ट्रेट लाइन को या किसी दूसरे सर्कल को भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल उसी उसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को जो भी हमने बनाए थे, क्या, सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब अगर मैं इसका जनरल सोल्यूशन निकाल दूं तो देखिए, वाई डी वाई हमें वापस से इक्वेशन वन जैसी एक इक्वेशन मिल जाएगी, प्लस एक्स डी एक्स में लिख सकता हूँ, डी एक्स इधर चला जाएगा, फिर एल एच एस में प्लस करके आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दिस इम्प्लाइज, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो कांस्टेंट आता है स्टूडेंट्स, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है। अब इसमें हम टू को मर्ज कर सकते हैं कॉमन लेकर, यानी हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं से सी लिखूं, ए लिखूं, सी स्टार लिखूं, सी वन लिखूं, रहेगा तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही। तो यहाँ पे मैं से खैर सी स्टार लिख देता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि हमने टू को मर्ज कर दिया है, लेकिन ये है आपका इवेंचुअली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही। तो जो ये इक्वेशन बनी, इसे हम थर्ड कह देते हैं इक्वेशन, ये आपकी उसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप अगर बेसिक एक बात सोचेंगे कि यहाँ पे सी है, पहली में तो आर स्क्वायर था, तो देखिए अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को कहता हूँ आपसे, उसको लेकर कहता हूँ कि आर हमारे पास मान लीजिए 3 है, तो वहाँ पे आर एच एस में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या 9 आपका एक कांस्टेंट नहीं हो गया? तो उसको भी हम यहाँ सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर मैं इसको और अच्छे से कहूँ आपको, देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर मैं सी की वैल्यू को पहले यहाँ पे 9 कह दूँ, सी स्टार की, अब मैं इक्वेशन थर्ड से पहले कह रहा हूँ, तो क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में आर स्क्वायर जैसा ही हो गया। अब आप कहेंगे ये तो चलिए एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर मैं सी स्टार की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग ले लूँ, मान लीजिए 2193 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो मैं क्या इसको अभी भी आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आर आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, कोई नेचुरल या इंटीजर नंबर्स को केवल बिलोंग नहीं करता। और रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर ये सी स्टार होगा। तो जो इक्वेशन थर्ड है मेरे कहने का मतलब, और इक्वेशन वन है, इनमें जो हमने आरएचएस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को लिखा है, ये दोनों है सेम ही। आप सी की कोई भी वैल्यू डालें, आप उसे आर स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो वो हो ही जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी इक्वेशन से एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी उस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और वो दोनों यूनिक ही रहते हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशन क्या है। हम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, हम बड़ी से बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, आपको बस ये समझना था। देखिए ये जो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको अच्छे से अभी बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको आगे चल के चैप्टर समझ में आए। अब देखिए आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, ये हम क्लास 12 से पढ़ते आए हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, और यहाँ पे एक टर्म लिखी है इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट। अभी इंडिपेंडेंट क्या हुआ, तो हम आर्बिटरी कांस्टेंट तो समझ गए थे स्टूडेंट्स कि हम उनकी वैल्यूज़ मनमानी रख सकते हैं। एक कांस्टेंट और आर्बिटरी कांस्टेंट में क्या अंतर हुआ, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्या हुआ। तो इंडिपेंडेंट देखिए ऐसे आर्बिटरी कांस्टेंट जिन्हें अब हम इक्वेशन में और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी प्लस माइनस नहीं कर सकते। मान लीजिए 3 आर्बिटरी कांस्टेंट्स आ गए किसी इक्वेशन में, अब हम उन्हें 3 से 2 नहीं कर सकते, वो मिनिमम हो गए, तो वो अब इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स, और यहाँ पे ए बी सी आपके आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। तो क्या ये इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। कैसे, क्या मैं जो साइन एक्स की टर्म्स हैं इनको आपका मर्ज नहीं कर सकता, कंबाइन नहीं कर सकता?
तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और अब a प्लस सी है तो दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ही, मैं इन्हें एक बना सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए d साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए, क्या अब मैं जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं इनको रिड्यूस कर सकता हूँ? और तो अब मैं कॉमन लेकर या कुछ और करके रिड्यूस नहीं कर सकता। तो d और b आपके इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हुए। तो इन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, तब हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक देखिए पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये आपने ऑर्डर में पढ़ा होगा, जब क्लास 12th में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री को, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो कई ऑर्डर्स की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो उसका ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना रहे हैं किसी इक्वेशन से, अभी एक हम एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ज़रूरी है, भाई हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो ऑर्डर तो ज़रूरी होगा कि डेरिवेटिव्स हम किस तरह से लेंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बात तो ये है कि हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते कि उसमें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी हैं और डेरिवेटिव्स भी हैं, वो इनकम्प्लीट होगी, गलत होगी। तो हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगी, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये अभी हम ऑर्डर वाली जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वीडियो, उसमें अच्छे से फिर देखेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। देखिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, यानी उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कैसे डिसाइड होता है? वो इस बात से डिसाइड होता है कि जिस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। मान लीजिए 3 हैं, तो आपको एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तब जाके सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एलिमिनेट होंगे। अगर 2 है तो आपको सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि जो इक्वेशन है जिसमें वो दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, उस इक्वेशन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। पहली बार आप फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स। मान लीजिए आपके पास कोई y इक्वेशन है और उसमें आपके पास, मान लीजिए मैं 4 कह लेता हूँ कि 4 आपके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर आप तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। आप देख लीजिएगा, जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो वो एलिमिनेट होंगे ही नहीं, कोई ना कोई बच जाएगा किसी न किसी इक्वेशन में। यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। फिर आप चौथी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा? वो तो फोर्थ बनेगा। जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है वही तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो जब आप चौथी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर जो आपके पास आरएचएस में जो वैल्यू आएगी, आप इसमें बाकी इक्वेशंस की भी हेल्प लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो जाती है और वो आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो जो ये पॉइंट था कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, यानी कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इक्वेशन में कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। और एक और पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम एग्जांपल करेंगे इसे और वीडियो को एंड करेंगे, वो ये हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर हम डेरिवेटिव करेंगे, हम कितनी बार करेंगे? जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। तो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी ज़रूरी है, उसको हमें ज़रूर इंक्लूड करना पड़ता है रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। मान लीजिए हमने अभी 4
4 बार डिफरेंशिएट किया था तो आप वैसे तो होगा भी नहीं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए केवल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेकर ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी और फोर्थ ऑर्डर का जो डेरिवेटिव था जो कि होना चाहिए था वो मिसिंग है, तो तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो ये पॉइंट होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के। देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे हम उसके अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार, तो ये मस्ट बी इंक्लूडेड, इसको हमें ज़रूर इंक्लूड करना होता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए किसी एग्जांपल में इसके बिना ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है यानी जिसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्री हो चुके हैं, हट चुके हैं सभी, तो वो फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन गलत मानी जाएगी क्योंकि आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसको लिया ही नहीं। मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसको डी करके लिख देता हूँ। तो जब आप स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे अपने तो इन 2 पॉइंट्स को भी इंक्लूड कीजिएगा। ये केवल आपकी अपनी समझ के लिए है। मैंने आपसे कहा था एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में हर टॉपिक्स हैं उनमें देखिए हम पढ़ उन्हीं टॉपिक्स को रहे हैं थ्योरेटिकल, जो कि ज़रूरी है, हम अननेसेसरी सिलेबस को नहीं कवर करेंगे। तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो ये थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि हम इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, भाई कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा, अपनी मनमर्जी से तो हम नहीं बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वो किसके बराबर होगा, वो होगा जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं किसमें, इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में। और थर्ड पॉइंट कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो कि इक्वल होता है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के, उसको हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूर इंक्लूड करना है। अब एक इस पे एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक सर्कल का एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैं अगेन एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आप देख के समझ गए होंगे कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है a कॉमा 0 में, क्योंकि y के साथ तो b नहीं है तो वो 0 हुआ, लेकिन x के साथ a है तो a कॉमा 0 सर्कल का सेंटर। और अब यहाँ पे r देखिए जो रेडियस है ये फिक्स हो गया, ये अब आपका कांस्टेंट हो गया। पहले केस में r आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हम उसकी कोई कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन यहाँ अब आपका रेडियस फिक्स हो गया यानी 3। अब देखिए इससे बनने वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे होंगे, तो a कॉमा 0 यानी देखिए आपका जो y कोऑर्डिनेट है सर्कल के सेंटर का वो हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट कह लीजिए या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कह लीजिए, वो a है। a अब आपका r को बिलोंग करेगा, हम r की जितनी वैल्यूज डालेंगे हमें अलग अलग सर्कल्स मिलते चले जाएंगे, उनके अलग अलग सेंटर्स मिलते चले जाएंगे। और r तो इन्फानाइट है यानी इन्फानाइट सर्कल्स मिल जाएंगे, उनकी एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगी, यानी सर्कल्स की पूरी फैमिली है वो। तो देखिए कैसे, लेकिन रेडियस हमेशा 3 होगा, ये कांस्टेंट हो गया इस बार जो सेंटर में एक्स का कोऑर्डिनेट था ये आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट बन गया। तो देखिए मान लीजिए मैं ए को 0 ले लेता हूँ, भाई ले सकता हूँ, 0 आपका रियल नंबर है तो अब सेंटर 0,0 हो गया, लेकिन रेडियस हमेशा 3 ही होगा। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है और सेंटर 0,0 है। अब अगर मैं ए को 1 ले लूँ मान लीजिए, तो सर्कल अगेन एक्स एक्सिस में ही रहेगा और सर्कल का रेडियस 3 ही रहेगा। देखिए ये a कॉमा 0 है स्टूडेंट्स, तो यानी सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है।
तो देखिए इस तरह से आप एक ही अलग अलग वैल्यूज डालिए तो आपको एक्स एक्सिस पर ही अनेकों सर्कल्स मिलते चले जाएंगे, लेकिन जिनका रेडियस हमेशा 3 रहेगा। चेंज होगा तो केवल उनका सेंटर। इस तरह से आपको ये फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगी। पहले वाले केस में वो कोसेंट्रिक सर्कल्स थे, उनका आपका रेडियस बदल रहा था, बस सेंटर सेम था। इस केस में सेंटर बदल रहा है, रेडियस फिक्स्ड है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अभी हमने पहला पॉइंट देखा ऊपर कि हमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कौन से आपको डेरिवेटिव को इंक्लूड करना है। तो वो इक्वल होगा कि जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वेशन में, तो यहाँ तो केवल एक ही है, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा आपका हाईएस्ट, उससे ज़्यादा हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जरूर इंक्लूड करना है जब हम फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, उसे भूलना नहीं है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स एक ही बार डिफरेंशिएट करने पर काम हो जाएगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, यही तो पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े। तो हम फिर सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसे हम छोड़ नहीं सकते थे। तो खैर इसे करते हैं, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो हो जाएगा। हम टू को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें x माइनस ए की वैल्यू चाहिए, क्यों, फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। भाई हमें तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री करना है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करें। डिफरेंशिएट उतनी बार करेंगे जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। भाई रिमूव करने के लिए बार बार हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए इसी को अगर देखिए अभी तो मैं पहले इसका आंसर करवा देता हूँ कि हम क्यों इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इस वैल्यू को स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमने x माइनस ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, यानी फर्स्ट हमने डेरिवेटिव लिया जो कि इक्वल है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के। 3 केवल कांस्टेंट है, हमें इसकी चिंता नहीं है। और ये अब फ्री हो चुकी है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो परफेक्टली इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए जो मैं कह रहा था स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमें यहाँ पे अभी भी ए को एलिमिनेट करना था, वो आपका इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब कोई सोचेगा हम एक और बार अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बचेगा, प्लस अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये असल में होगा क्या, हमने y को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और एक डी वाई बाई डी एक्स था ही, हम चेन रूल लगा रहे हैं, इक्वल टू 0। तो अब देखिए कोई सोचेगा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, में इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लेकिन ये स्टूडेंट्स गलत हो जाएगी, क्यों, हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही ले सकते हैं जितने इक्वेशन में इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, यानी एक, तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते थे और उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें अपने रिजल्ट में यूज करना था। यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गलत हो गई। हमें उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है और करना ही करना है जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा उसे अपने रिजल्ट में ज़रूर यूज़ करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। आप अगर इन नोट्स को केवल 2 या 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स को ज़रूर बनाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आपको दोबारा इन चैप्टर्स में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आगे चल के जो हम क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, आप मान के चलिएगा इस चैप्टर के नहीं, आने वाले और भी चैप्टर्स के
आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में इनसे बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इग्नू का सिलेबस कम होता है, ईज़ी होता है, बस आपको टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होता है। तो थर्ड पॉइंट हमने देखा फैमिली ऑफ कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इतना सारा हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी या हमने क्लास 12th में भी की, वो इसलिए ही की क्योंकि हमें इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी थी उनसे और फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करना था। और अभी हम और अच्छे से समझ जाएंगे जब हम और क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पार्ट 1। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में किया। खैर ये भी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन क्या करें स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको अभी और मज़ा आएगा। ये तो थोड़ा प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था। तो वीडियो को करते हैं स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।